बल्तिस्तान में अब इलेक्शंस होने हैं और इलेक्शंस के ऊपर इंडिया ने बड़ा एहतजाज किया कि जी आप गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शंस नहीं करवा सकते। लेकिन आजाद कश्मीर में इलेक्शंस होते हैं, आजाद कश्मीर में हमारी गवर्नमेंट भी है, कभी इंडिया ने इतना गुस्सा नहीं दिखाया। गिलगित बल्तिस्तान का गुस्सा लग रहा है वही जो हम सी पैक की बात कर रहे थे कि वो गेटवे है सी पैक का, इस वजह से इंडिया को ज्यादा परेशानी, ज्यादा फिक्र गिलगित बल्तिस्तान की है। आजाद कश्मीर के हवाले से तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि वहां क्यों इलेक्शन हुए। देखिए, आजाद कश्मीर में भी आपके कभी इलेक्शन नहीं हुए, वहां पे सब सेलेक्टेड है, इलेक्टेड कोई नहीं है। पहली ये चीज, सर एक मिनट, आपका वहां पे कौन सा मोबाइल फोन चलता है आजाद कश्मीर में? कौन सा नेटवर्क? सारे नहीं सर, आपका मेन जो नेटवर्क है इट इज कॉल्ड एस्कॉम, ये स्ट्रैटकॉम है, ये पाकिस्तानी आर्मी ओन्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो पीओके में चलता है, राइट? अब मैं आपको बताता हूँ, मुझे सब पता है कहां पे उसके सर्वर है, मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है ना? बात यह है कि इट इज रन आउट ऑफ मुजफ्फराबाद। जो स्ट्रैटकॉम है स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस, वो पाकिस्तानी आर्मी कंट्रोल्ड है, उसके हेड पाकिस्तानी आर्मी के सर्विंग ऑफिसर्स हैं, आपके कोर ऑफ सिग्नल्स के, और आपके उसके ईएमई के भी कुछ ऑफिसर्स हैं जो वहां पे। दूसरी चीज है कि हाँ, गिलगित बाल्टिस्तान से सीपैक आता है, और हमें इसलिए सीपैक हमें पसंद इसलिए नहीं, लोग ये अक्सर कहते हैं ना कि साहब ये भारत जो है वो सीपैक के खिलाफ इसलिए है कि पाकिस्तान की तरक्की हो जाएगी। हम दुआ देते हैं आपकी तरक्की, आप अमेरिका से बड़े बन जाओ, चाइना से बड़े बन जाओ, लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके हमारा एरिया है, इसलिए हमें प्रॉब्लम है। और तो आप कराची से लेकर आइए साहब, आप वहां पे बुर्ज खलीफा बनाइए हर 4 कदम पे, हमें क्या दिक्कत है? वो हमारा एरिया है, यही हमारा मौकफ है, और इसीलिए इंडिया ऑब्जेक्ट कर रहा है। अच्छा सर, देखिए गिलगित बल्तिस्तान में भी क्या पता आप बकौल आपके सिलेक्शन ही हो, इलेक्शन ना हो, सिलेक्शन हो, पर जो कश्मीर में सिलेक्शन होती है उसमें कभी आप नहीं बोले आपके बकौल सिलेक्शन, हम तो उसको इलेक्शन ही कहेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से आपकी पार्लियामेंट में लोगों ने स्पीचेस की, आपकी हुकूमत का बड़ा सख्त मौके पाया, वहां के कमेंटेटर्स का बड़ा सख्त मौके पाया कि जी गिलगित बल्तिस्तान में नहीं, तो इसलिए कि वहां पे सी पैक है, सिर्फ इस वजह से लगता यह है बजाहिर कि सिर्फ इस वजह से ज्यादा प्रॉब्लम है। हाँ, वो तो मैं बोल चुका हूं, आपने मेरा शायद आंसर नहीं सुना। जी। हमें सबसे बड़ा, हाँ, देखिए ये सी पैक वहां पे ये इशू नहीं है। आप अगर मेरे प्लॉट पे घर बनाएंगे बिना मुझसे इजाजत लिए तो मुझे तो प्रॉब्लम होगी साहब, वो जमीन हमारी है, वो लोग हमारे हैं। मैंने प्लॉट का एग्जांपल इसलिए दिया, मुझे प्लॉट से मुझे कॉर्नर प्लॉट ध्यान है, तो मैंने बता दिया कि साहब अब मैं, आप लोगों ने वैसे ही मशहूर कर दिया पाकिस्तान में वो बाजवा साहब के चलते, तो मैं उसके बारे में कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन बात मैं यह है कि आपको उस पे बोले बगैर जाने नहीं दूंगा आपको, आगे उसी पे मैंने आपसे बात करनी है सर। जी, तो हाँ, तो हमारा जो मेन कंसर्न है वो यही है कि सीपैक गिलगित बाल्टिस्तान से जा रहा है, वो हमारा एरिया है, पीओके हमारा एरिया है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप उसको आजाद कश्मीर बोलते हैं, आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं ना, है ना? जी। तो आजाद कैसे है, जरा मुझे ये बताइए कि वो आजाद है। आजाद पंजाब क्यों नहीं बोलते आप? आजाद सिंध क्यों नहीं बोलते? आजाद बलूचिस्तान, आजाद खैबर पख्तूनख्वा, वो आजाद कश्मीर क्यों है? उसका नाम क्या गया, आजाद क्यों रखा है? मैं बताता हूँ सर, वो इसलिए कि वो हमने आप लोगों से आजाद करवाया था 1948 में, हम लोगों ने ले लिया आपसे और वो आजाद करा लिया, और वहां के लोग हैं, आप देखें वहां पे जो हुकूमत भी इस वक्त है वो एंटी इमरान खान हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है वहां पे। उसके जो वजीर आजम है कल ही वो जलसा करके गए, खान साहब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए हैं, तो वहां पे तो देखें इसलिए हम उसको आजाद। बिल्कुल, आप अच्छा, आपने बोला कि आपने हमसे ले लिया इसलिए आप आजाद कश्मीर बोलते हैं ना उसको, तो मुझे पता था आप यही बोलेंगे। अब आप मेरी बात सुनिए आतर साहब, वो कश्मीर है ही नहीं। वही बात तो हमारी वो एमपी साहब से भी हुई थी जो आपकी शो पे आए थे, ये सारे के सारे अपने आप को कश्मीरी बोलते हैं, आजाद कश्मीर। मैंने बोला उसको आजाद कश्मीर क्यों बोलते हैं? वो कश्मीरी बोलते नहीं, कश्मीरी खाना नहीं खाते, कश्मीरी कल्चर नहीं, जी हम कश्मीरी। और नवाज शरीफ भी बोलते हैं मैं कश्मीर, नवाज शरीफ पंजाबी है, वो कहता है जी मैं कश्मीरी हूं। कहां का कश्मीरी? एक लाइन आती है कश्मीरी बोलने की भाई, अगर आपको एक लाइन आती हो, उनको मैं बोल दूं कि यार कश्मीरी डिशेस का नाम बताओ, उनको कश्मीरी डिशेस का नाम नहीं पता। और पंजाबी इज देयर, वो सब, वो ठीक है, वो गोजरी बोलते होंगे, वो पहाड़ी बोलते होंगे, वो कोई भी लैंग्वेज बोलते होंगे, बट इट इज वेरी सिमिलर टू पंजाबी। 98% ऑफ द पीपल इन योर कॉल्ड सो कॉल्ड आजाद कश्मीर एरिया, जिसको हम लोग पीओके बोलते हैं, वहां पे तो 98% पीपल आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज एथनिक पंजाबी। जितने मीरपुर वाले हैं, आप उनसे बोलिए और इंडिया के किसी पंजाबी को सामने बैठाइए, 90% ऑफ द वर्ड्स विल अंडरस्टैंड। आप कश्मीरी में, आपको कश्मीरी अगर आपके सामने बोलेगा ना, आपको एक लफ्ज समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनका पूरा कल्चर, लैंग्वेज पूरी अलग है।
ठीक। अच्छा सर, आपने कहा कि हम उसको कश्मीर क्यों बोलते हैं, आप फिर उसको पीओके क्यों बोलते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर क्यों बोलते हैं? फिर आप उसको पीओपी बोला करें, पाक ऑक्युपाइड हाँ, पंजाब बोला करें। कश्मीर नहीं तो है अब मैं वो बताता हूँ। आपके हाँ, मानने नहीं से या हम लोग क्यों बोलते हैं, हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब आपने ऑक्यूपाई करा था उसको तब वहां पे कश्मीरी थे, अब वहां पे कश्मीरी नहीं रहे। ये जो वर्ड है ना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये 47-48 का है। उस जमाने में सीज फायर लाइन होती थी, फिर लाइन ऑफ कंट्रोल बनी 1972 शिमला मुआहदे के बाद। हम लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब आप लोगों ने ऑक्यूपाई करा था वहां पे कश्मीरी बोलते थे, अब वहां पे कोई कश्मीरी नहीं बोलता, आपने गायब कर दिए। आजाद कश्मीर, सर मैं आपकी वर्ड्स बोल रहा हूं, मैं उसको पीओके नहीं बोलता, चलिए आपके लिए मैं आजाद कश्मीर बोलता हूं। आजाद कश्मीर में कश्मीरी का है सर वो कश्मीरी हैं, आप उनको आप माने या ना माने, आप वो आपकी मेरे मर्जी। अब हुजूर जिस तरह वाला, मेरे मानने सिर्फ मेरे मानने या आपके मानने की कोई वैल्यू नहीं है, हम लोग माने ना माने। कश्मीरी वो है जो कश्मीरी जबान बोलता है, कश्मीरी वो है जो कश्मीरी खाना खाता है, जिसका कश्मीरी कल्चर है। उसमें से एक भी बाशिंदा एक लाइन कश्मीरी बोल सकता है? नहीं बोल सकता। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। वो झूठ बोल के जी देखिए, मैं कश्मीरी, वादी मैं के नहीं अंदर बोल सकता, उनको उनके आते नहीं। वादी के अंदर डिफरेंट लोग बोलते हैं। इसी तरह देखिए, आप जो बंदा जो इंडिया में रहता है, कोई बिहारी बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई मराठी बोलता है, बट हम कहेंगे जो नहीं हिंदी नहीं बोलता है बस वो इंडियन है, नहीं बाकी नहीं आप गलत, आप गलत एग्जांपल दे रहे हैं। कश्मीर वैली के अंदर सब कश्मीरी बोलते हैं। कश्मीर देखिए नॉर्थ ऑफ उसमें आप कश्मीर, नॉर्थ ऑफ ये पीर पंजाल ऐसे है, नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल एवरीबडी स्पीक्स कश्मीरी। हाँ ठीक है, ठीक। श्रीनगर की कश्मीरी थोड़ी सी अलग है, और वही आप अनंतनाग में चले जाएं तो हल्का सा उसका 19-20 का फ्लेवर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो इंडिया में तो हर जबान के साथ ही ये मसला है, आपके यहाँ भी होगा। आपके यहाँ सराइकी अलग है, बाकी पंजाबी थोड़ी सी उसका टोन अलग हो जाता है, लेकिन जी। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कश्मीरी वो जो कश्मीरी जबान बोले, कश्मीरी वो जो कश्मीरी खाना खाए, जिसका कश्मीरी कल्चर हो। कश्मीरी इज अ लैंग्वेज दैट इज फ्रॉम संस्कृत। ये कश्मीर रीजन है सर, वो लैंग्वेज के ऊपर नहीं है। रीजन में आज आपने मुझे मजबूर किया तो मैं आपको बता रहा हूं कि मैं खुद, मेरा ताल्लुक, मेरी फैमिली का ताल्लुक भी वहां से है, और मेरा अगर आप पासपोर्ट देख लें तो उसके ऊपर जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो भी कश्मीर की लिखी है, और जो सदियों से वहां आबाद हैं, जो पुराना मीरपुर पार्टीशन से पहले के हमारे नस्ल दर नस्ल लोग हैं, और हमारी रिश्तेदारी जिसको आप मकबूजा कश्मीर में कहते हैं वहां से भी लोगों से है। तो ये मैं इस चीज पे आपसे डिसएग्री करूंगा कि आप कहते हैं कि जो कश्मीरी ना तो बोले। अदर साहब फिर एक दो लाइन कश्मीरी में हो जाए फिर। नहीं, कश्मीरी मैं कश्मीरी जो हम लोगों की उधर जुबान बोली जाती है वो बोलते हैं सर, जो वो कश, जुबान कश, पहाड़ी कश, जुबान है। कश, हाँ पहाड़ी हमारे यहाँ जो जम्मू रजौरी पुंछ इस एरिया में बोली जाती है, साउथ पीर पंजाल, वो जो आपकी लैंग्वेज वहां पे बोली जाती है ना, जी जी। इट इज सिमिलर टू गुजरी एंड पहाड़ी विच इज स्पोकन हियर इन इंडिया आल्सो, इन तो जम्मू प्रोविंस। तो जम्मू इज वो नॉट पार्ट ऑफ कश्मीर सर? नो, जम्मू इज डिफरेंट, इट इज जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर वही ना, तो जम्मू एंड हाँ कश्मीर। सर आप क्या बातें कर रहे हैं सर, वो जम्मू एंड कश्मीर है, यानी कि गौरव एंड अथर। या हाँ हम तो जी। अलग अलग बंदे हैं ना, गौरव अथर तो नहीं हो गए हम। तो नहीं गौरव एंड पर अथर, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू में रियासत। मैं आपको बताता हूँ, जी 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 प्लीज। रियासत तो लद्दाख भी थी। जम्मू कश्मीर में लद्दाख का नाम नहीं था, लेकिन बिफोर 370 एंड 35 एंड बिफोर डिलिनेशन तो क्या हुआ था कि लद्दाख भी अलग थी। लद्दाख का कल्चर बिल्कुल अलग है। लद्दाख में लद्दाखी बोलते हैं, कश्मीर में कश्मीरी बोलते हैं, यहाँ पे डोगरी बोलते हैं, यहाँ पे बकरवाल हैं, आपके गुज्जर हैं, यहाँ पे पहाड़ी हैं, यहाँ पे डोगरे हैं, यहाँ पे राजपूत हैं, यहाँ पे अलग अलग क्लैंस हैं जम्मू साइड में। कश्मीर में आपके जो कश्मीरी पंडित हैं, कश्मीरी हिंदूज हैं, जो कि अब तो ना के बराबर है क्योंकि सभी को मार डाला, भगा दिया वहां से, लेकिन जो मैक्सिमम जो वहां पे हैं बंदे, दे आर कश्मीरी। बहरहाल ये बहस आपकी मेरी चलती रहेगी, आप असली मुद्दे पे आए ना, जो 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 बढ़िया मुद्दा है उस पे आए। इसमें सिर्फ इतना कहूंगा कि गिलगित बल्तिस्तान को आप लोग कहते हैं कि वो पार्ट ऑफ कश्मीर है। गिलगित बल्तिस्तान में कौन कश्मीरी बोलता है? इसलिए कि वो रियासत का हिस्सा है। तो ये आर्ग्यूमेंट तो मेरे ख्याल में आपके अगेंस्ट आता है अगर आप कहें सिर्फ कश्मीरी बोलने वाले कश्मीरी हैं। हमने ये नहीं बोला कि गिलगित बाल्टिस्तान कश्मीर का हिस्सा है, हमने ये कभी नहीं बोला। गिलगित बाल्टिस्तान लद्दाख का हिस्सा है। ये हमें तो हमेशा यही कहा जाता है, इंडिया का मौकिफ ये है, और हम सुनते भी यही है कि वो ये कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान इज ऑक्युपाइड कश्मीर, और वो आप उधर इलेक्शन करवा सकते हैं। सुनिए एक मैं बात बताऊं, ये पाकिस्तान में थोड़ा सा कश्मीर को लेकर ना आपने ऐसा हुआ बना दिया कि जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। इतनी सी जमीन है कश्मीर, ठीक है, इतनी सी, हाथ के बराबर, 150 किलोमीटर लंबी, 50 किलोमीटर चौड़ी, बस एंड ऑफ स्टोरी। उसमें ही कश्मीरी बोली जाती है, उस वैली में। In fact, if you go ahead of Kupwara, if you go to Tandhar,
वहां की लैंग्वेज अलग होना शुरू हो जाती है। इफ यू गो टू डोडा किश्तवाड़, वहां की लैंग्वेज अलग है। अगर आप नीचे नीचे आए, आप आरएसपुरा साइड में या जम्मू साइड में, वहां पे लैंग्वेज अलग है, मतलब कि कॉमनैलिटीज मिलेंगी आपको। लेकिन कश्मीरी जो जबान है, जो कश्मीरी बोलते हैं, कश्मीरी जबान का और इंडिया में किसी जबान का, कश्मीरी में बहुत द रूट लैंग्वेज ऑफ कश्मीरी संस्कृत, और उसमें आपको कोई मेल मिलाप नहीं मिलेगा। ये जम्मू वाला जो है ना, जो जम्मू वाला या साउथ ऑफ पीर पंजाल वाला, आप उसको बैठा दो, बोलो तू कश्मीरी समझ ले, नहीं, उसके ऊपर से बाउंसर जाएंगे पूरा। उससे आपसे एग्री करता हूँ कश्मीरी जुबान से, पर जो ये इशू है, ये टेरिटोरियल इशू है, लिंग्विस्टिक इशू नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर दोनों में डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं, गिलगित बल्तिस्तान में डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं, जो हिस्टोरिक पार्ट था रियासत जम्मू कश्मीर का। तो लिंग्विस्टिक तो इशू ही नहीं है, ये तो इशू टेरिटोरियल पर अगेन इस पे हम लगे रहेंगे। बस आगे चलते हैं, अगर आपकी इजाजत हो। आगे चलते हैं जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। We agree to disagree, और ये हमारे देखने वालों को एक अच्छा पैगाम है कि आप एक दूसरे से डिसएग्री भी कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा सर, जिस तरह मैंने कहा कि आजाद कश्मीर में इलेक्शंस के ऊपर इतनी आपकी तवज्जो नहीं होती, गिलगित बल्तिस्तान में CPAC की वजह से ऑब्वियसली ज्यादा इंटरेस्ट है, और यही वजह है कि पाकिस्तान में तो कई सौ जर्नल हैं, कई सौ यहाँ पे अफसर हैं, कई सौ बहुत सारे लोगों की करप्शन भी होगी। लेकिन मेजर गौरव आर्या ने डायरेक्ट अगर किसी के कागजात निकलवाए पाकिस्तान से, तो वो आसिम बाजवा के, इसलिए कि वो CPAC के चेयरमैन है अथॉरिटी के, और CPAC को मुतनाज़ा बनाने के लिए आपने ऐसा किया। तो CPAC की वजह से आपका इंटरेस्ट था आसिम बाजवा में। और दूसरा इसी क्वेश्चन का पार्ट अगर आप साथ शामिल कर लें, क्या इसमें आपको कोई पाकिस्तान से मदद मिली? क्या डॉक्यूमेंट्स कोई पाकिस्तान से आपने यकीनन निकलवाए होंगे? वैसे तो डॉक्यूमेंट्स नहीं आ सकते, आपने अपने ब्लॉग में भी इसका जिक्र किया, तो इस हवाले से भी हमें बताइए। अतर साहब, ऐसा है कि जो काफी पाकिस्तानी ये बोलते हैं कि साहब, क्योंकि हमें CPAC से परेशानी है, इसलिए हमने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजवा साहब को टारगेट करा। ठीक है, देखिए, CPAC में आप मेरी बात सुन लीजिएगा 2 मिनट। CPAC में इन्वेस्टमेंट चाइना कर रहा है, ठीक है, CPAC बना भी चाइना रहा है, CPAC को फायदा भी ज्यादा चाइना को ही हो रहा है, तो उसमें आसिम बाजवा कहां से आ गया बीच में? आसिम बाजवा अगर कल हट भी जाता है, जनरल आसिम बाजवा अगर कल हट भी जाता है, तो क्या CPAC आप लोग बंद कर दोगे? नहीं करोगे ना, कोई और आ जाएगा उसकी जगह, जनरल आएगा, ब्यूरोक्रेट आएगा, पॉलिटिशियन आएगा, कोई एक्स बंदा आ जाएगा आपका, somebody will be chairman of CPAC अथॉरिटी। तो ऐसा नहीं है कि CPAC को, बात यह है कि टारगेट किसी को नहीं करा, इन्होंने अति कर दी थी। हिंदी में कहते हैं अति। जब देखो, एक चोरी एक चीज होती है, जब आप डकैती कर देते हो ना किसी चीज की, डकैती में 5 या 5 से ज्यादा लोग होते हैं, उसको कहते हैं डकैती। मतलब आपने पापा जॉन के आपके चल रहे हैं 125 फ्रेंचाइजी, ठीक है, 25 आपके रेस्टोरेंट चल रहे हैं। जब आप सदर्न आर्मी कमांडर थे बलूचिस्तान में, वो गाड़ियां आपके माइंस है वहां पे, ठीक है। और अच्छा, हमने ये सब करा, क्या हमें पाकिस्तान से मदद मिली? ऑब्वियसली हमें पाकिस्तान से मदद मिली। ये कहां से? हम ये चाइना से लेकर आए कागज? ऑब्वियसली पाकिस्तान से मदद मिली। मैं, वो इशू है ही नहीं। मैं तो पाकिस्तानी जो भाई बहन है जो सुन रहे हैं, मैं उनको बोलता हूं ये मसला है ही नहीं कि पाकिस्तान से मदद मिली या चाइना से मदद मिली। आप सिर्फ ये बोलो, मेजर साहब आप झूठ बोल रहे हो कि सच बोल रहे हो, कहानी खत्म। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो अतर साहब आपकी शो में आके मैं हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा कि साहब मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी, मैं ये बोल दूंगा। ये इससे मिली साजिश है, ये सब लंबी चौड़ी बातें क्यों करते हैं? या तो मेजर आगे झूठ बोल रहा है या वो सच बोल रहा है, कहानी खत्म हो गई। अच्छा, इस चक्कर में बेचारे वो जो नूरानी है, नूरानी को निपटा दिया आप लोगों ने। जबकि अगर कोई मेरी रिपोर्ट देखे और नूरानी की रिपोर्ट देखे, क्या नाम है उनका, आसिम, क्या नाम, नहीं कोई में अहमद नूरानी या इस तरह, इसी तरह। मैं माफी चाहता हूं आपसे, मैं उनका नाम नहीं जानता। लेकिन ये देखिए, हमने तो नूरानी का नाम भी नहीं सुना था, पता है। अब हुआ ही है, मैं आपको बताता हूँ सच बात जो हुई है, कि पाकिस्तान से हमें डॉक्यूमेंटेशन मिली, ठीक है। पाकिस्तान में ये चीजें बड़ी आसानी से हो जाती हैं, बिकॉज यू गिव मनी। सो बोला अच्छा ठीक है, अब इसको पैसा दे दीजिए, तो हमने पैसा दे दिया, उसने हमें रिपोर्ट दे दी। बात ये नहीं है कि पाकिस्तान में ऐसा होता है या नहीं होता है, बात यह है कि जो मेजर गौरव आर्या ने स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट डाले हैं, क्या वो डॉक्यूमेंट सच्चे हैं कि झूठे हैं? क्या वो डॉक्यूमेंट सच्चे हैं या फैब्रिकेटेड है? अगर फैब्रिकेटेड है तो फिर मैं पाकिस्तानी लोगों से माफी मांगूंगा। अगर वो सच्चे हैं तो आप फिर अपने जनरल साहब से बोलिए कि साहब ये क्या क्या बोल रहा है गौरव आर्या। पर उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। सब लोग बोल रहे हैं साहब क्या आपको मदद मिली थी, क्या कोई साजिश थी? दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। मदद तो हमें पाकिस्तान से ही मिलेगी साहब, मंगोलिया थोड़ा ना देगा कागज में। किसी पाकिस्तानी ने ही पैसे लेके दिए होंगे। अच्छा, मुफ्त में भी नहीं देगा, वो क्यों देगा मुफ्त में? एंड वी डोंट एक्सपेक्ट एनीबॉडी टू वर्क फॉर फ्री, ठीक है। ये प्रोफेशनल लोग हैं,
तो ठीक है भाई, आपने आपको इसके लिए कोई आपके बड़ी साजिश, बड़ा गेम कोई करने की जरूरत नहीं है। कोई भी क्लर्क, देखिए आपके यहाँ पता है क्या कल्चर थोड़ा सा पाकिस्तान में जो है, खासतौर से फौज में, एक रॉयल कल्चर है आपका ना। वो थोड़ा सा वो वडेरा जमींदारी टाइप का, कि अरे कोई है फाइल लाओ, और वो फाइल हैंडल करते हैं 50 क्लर्क। तो पूरी उसकी नहीं में छोटी सी फौज है, सेक्रेटरी के सेक्रेटरी के सेक्रेटरी हैं सबके सब। तो यू फाइंड द राइट पर्सन, यू गिव हिम मनी, वो आपको दे देता है, कहानी खत्म में डाल दिया। मैं तो पाकिस्तानी सिर्फ एक चीज बोलूंगा, सिंपल सी बात है, आप ये बोलो साहब, गौरव आर्य ने झूठ बोला, सच बोला। अगर झूठ बोला तो मैं माफी मांग लूंगा, सच बोला है तो आप बोलो साहब। अब वो नूरानी जो है बंदा, अहमद जो भी है उसका नाम, अहमद नूरानी बोला कि मेजर गौरव आर्य का एजेंट है। ठीक है, मेरा एजेंट क्यों है? आप ये छोड़ दो ना, मेरा एजेंट है, मरीख से आया है, चांद से आया है, वो छोड़ दो ना। आप ये बताओ नूरानी सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है? बात हक की है, बात सच की है, या तो वो सच बोल रहा है या वो झूठ बोल रहा है। अब सी पैक के खिलाफ साजिश है। अरे सी पैक अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो करप्ट बंदा क्यों लगाया? ये तो जब, ये ऐसी बात नहीं कि ये देखिए, ये कब हुए भाई साहब ये अपॉइंट सी पैक के चेयरमैन? एक साल हुआ इनको तकरीबन, थोड़ा ही अर्सा हुआ, बिल्कुल रिसेंटली साल मोटा मोटी जी हो सकता है, कम ही हो साल से, राइट। अच्छा, अब अतर साहब एक बात बताइए, ये एडवाइजर टू मीडिया एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर कब लगे? रिसेंटली, कुछ 6-7 रिसेंटली 6-7। क्या इन्होंने जो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का एम्पायर खड़ा करा है, क्या इन्होंने 7-8 महीने में खड़ा कर दिया? नहीं ना, ये तो काफी अरसे से चला आ रहा था। तो साहब ये पूछिए ना कि जब आप फौज में थे तब आपने क्या करा। एक आखिरी चीज मैं आपको बोलता हूं, फिर वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। आप एक बात बताइए ना कि आपके जो जर्नैल हैं, आप जानते हैं आप अभी विदेश में हैं, आप ठीक है, आप बाहरी मुल्क में हैं इस वक्त, हम लोग जब बात कर रहे हैं आप बाहर बैठे हैं। आप जानते हैं अमेरिका में सिटीजनशिप मिलना कितना मुश्किल है। मतलब या तो आप, और ट्रंप के आने के बाद तो बड़ी दिक्कत हो गई भाई। आप जो H-1B वीजाज हैं या किसी और किस्म की सिटीजनशिप है, बड़ी दिक्कत है इसमें। तो ट्रंप कह रहा है यार, या तो आप कोई कंट्रीब्यूटिंग बंदे हो, जैसे साइंटिस्ट हो, या कोई बहुत तगड़े आप राइटर हो, या कोई आप डॉक्टर हो या इंजीनियर हो बहुत सॉलिड, तब हम आपको सिटीजनशिप देंगे। ये पाकिस्तानी जनरल्स को अमेरिका 60 साल की उम्र में, जबकि उसने लाइफ में कर लिया, वो बैटरी फूक गई ना 60 साल की उम्र में। आपने प्राइम यूथ यू हैव गिवन टू पाकिस्तान आर्मी। ये पाकिस्तानी आर्मी के, मैं नाम नहीं लेना चाहता, फिर आप 4-5 FIR फाइल करवा दोगे मेरे खिलाफ। ये पाकिस्तानी जनरल्स को पाकिस्तानी कौम पूछे, आप क्यों लेते हैं वहां की सिटीजनशिप? ये आपका हक है, ये आपका हक है। मैं किसी पाकिस्तानी जनरल को ये नहीं बोल रहा कि आप क्यों लेते हो सिटीजनशिप, वो उसकी मर्जी है। मैं ये पूछना चाहता हूं अमेरिका देता क्यों है? मैं आपको बताता हूं अमेरिका क्यों देता है। वो जनरल साहब 60 साल की उम्र में जब उसके पोती पोते हो गए, वो दादा नाना बन गया, अमेरिका को उसका क्या यूज है, क्या इस्तेमाल है उसका, बताइए आप। ना वो डॉक्टर है, ना वो साइंटिस्ट है, वो तो रिटायरमेंट के पेंशन पे है। वो या जो भी उसने पैसे कमाए होंगे अपनी इन्वेस्टमेंट से, कहीं से भी, फौजी फाउंडेशन के कहीं से भी उसने कमाए होंगे, वो अमेरिका उसको सिटीजनशिप क्यों दे देता है? और ऐसे 50 जनरल हैं आपके यूएस में, कनाडा में, क्यों? उनको क्या लालच है अमेरिका को पाकिस्तानी जनरल से? ये पूछे, लालच क्या है उनसे कि जी हमें ये लालच है? आप पूछो ना। अगर मैं जाऊंगा, अगर मैं डॉक्टर हूं तो बहुत बड़ा, फिर भी मुझे जद्दोजहद करनी पड़ेगी। पाकिस्तानी जनरल जाता है, फट से मिल जाती है। अमेरिका क्यों देता है? जरा सोचिए, अमेरिका का क्या फायदा है इसमें? बिना फायदा के अमेरिका इतने साल आपका एलाई ऑन वॉर ऑन टेरर रहा, पाकिस्तान का फायदा उठाया कि नहीं उठाया अमेरिका ने? अच्छा, मैं इसमें एक तो ये ना कि जो जनरल आसिम बाजवा के वाले से आपने कहा कि इतने उनके पापा जोन से, उन्होंने इसकी वजाहत दी है और मुकम्मल वजाहत दी। उनके भाइयों का बिजनेस है, जो भी बाकी उन्होंने जो वजाहत देनी है वो खुद देंगे। ऑब्वियसली डिटेल्स उनको पता है उनका, वो और इतने रिसोर्सफुल भी हैं वो, जिस तरह आपने खुद का मीडिया एडवाइजर है, तो वो अपनी वजाहत खुद दे लेंगे। दूसरी बात यह है कि सर के जो आपने जिक्र किया कि पाकिस्तानी जर्नल अमेरिका में रहते हैं, ये एक ऐसा प्रोपोगेंडा है। जिस तरह अगर आपने कहा कि आसिम बाजवा इतने करप्ट हैं, पाकिस्तान के सारे जर्नल इतने करप्ट हैं जो अमेरिका में रहना चाहते हैं। जब इतना एक करप्ट इंस्टीट्यूशन है जिसके जर्नल जो है $2-2 के लिए भूखे हैं, मर रहे हैं, और वो इतने करप्ट हैं और इतनी उनकी करप्शन आपने पकड़ भी ली, तो फिर तो अमेरिका के पास बहुत पैसा है सर, आपके पास भी बहुत पैसा है। 1-1 बिलियन दे दें पाकिस्तान के सारे जर्नैलों को, फिर अमेरिका भी रोता है कि 20 साल इन्होंने हमें जलील किया, अफगानिस्तान में तालिबान से छुप के हमारे साथ करवाते रहिए। इंडिया भी हमसे गिला करता है कि आपके जर्नल अमन नहीं होने देते। तो आप फिर इस फौज को खरीद क्यों नहीं लेते जो इतनी करप्ट फौज है, जो मॉरली इतनी करप्ट है, जो पिज़्ज़े खा के जवान हुई है फौज, उसको सर खरीद लेना ताकि जो है एक दफा किस्सा खत्म हो। जी, खरीदा भी है। इंडियन कॉर्पोरेट्स हैं बड़े बड़े,
जिनके दुबई में कंसल्टेंसीज हैं, मैंने एक में जिक्र भी करा था, ठीक है। आपके काफी रिटायर्ड जनरल्स इंडियन कंपनीज के लिए काम करते हैं, मैं उनके नाम भी आउट करूंगा, डिफेंसिव ऑफेंस में वीडियो बनाऊंगा 1-2 महीने में, हमारी इंक्वायरी चल रही है। आपके कौन से जनरल, कौन से कोर कमांडर थे और कहां पे किस साल को रिटायर हुए थे और कौन सी इंडियन कंपनी की कंसल्टेंसी वो कर रहे हैं और कितनी उनकी सैलरी है। 2 तो दुबई में है जिनको मैं जानता हूं, बट मैं इसका प्रॉपर एक्सपोजे करूंगा और आपको पता लग जाएगा। और वो जो ग्रुप हैं जिनके लिए वो काम करते हैं उनको आप भी जानते हैं अतर साहब, हमारी बात नहीं हुई लेकिन उन ग्रुप्स के बारे में आप जानते हैं। अब एक बात बताइए, जो जामनगर ऑयल रिफाइनरी, इंडिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी, वो बॉर्डर पे है। मुकेश अंबानी की जो ऑयल रिफाइनरी है पाकिस्तान के बॉर्डर पे है। क्या मुकेश अंबानी को उतनी बुद्धि, इतनी अकल नहीं है कि बैंक पाकिस्तान बॉर्डर पे, जिसके साथ हम 3-4 जंग लड़ चुके हैं, आपने रिफाइनरी वहां पे करी? कैसे बनाई रिफाइनरी वहां पे, ऑयल रिफाइनरी जामनगर में? वो रिफाइनरी है, वहां पे तेल नहीं निकलता जमीन से, रिफाइन होता है तेल। कैसे बनी वहां पे, क्या हुआ? वी विल डू अ फुल एक्सपोजे ऑन दिस, हम आपको डिटेल्स लेकर आएंगे। अभी जैसे हम लोगों ने वो एक्सपोजे करा था उसके ऊपर, जो FATF का, जो पता नहीं आपने वीडियो देखा कि नहीं देखा, तो उसके ऊपर जिसके हम नंबर हमने बताए थे सारे के सारे, वो ना वो मेरा नंबर आउट करते ना मैं उनका नंबर आउट करता, वो गैमा गेमी में उनके से हो गया, फिर ये मामला आगे जी। अच्छा, नहीं, पर अगेन सर, वो आपने वो तो नहीं कहा, जिक्र नहीं किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो इनहेरेंटली इतनी करप्ट है, जिसकी लीडरशिप इतनी ज्यादा करप्ट है, फिर वो किस तरीके से सरवाइव कर रही है। अमेरिका भी उससे नाखुश है, अमेरिका 5-10 बिलियन दे दे जर्नैलों को, न्यूक्लियर प्रोग्राम भी रोल बैक करवा ले, सब कुछ बंद करवा ले, तो फिर अगर इतने जो करप्ट मैं आपको बताता हूँ, पैसे दे रहे हैं, वो तो सब कुछ बेच, वो तो फिर किसी को उनसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, पैसे दें और सब कुछ खत्म करवा दें। देखिए सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, 2 चीजें हैं इसमें। आपका ये कहना है कि साहब जो ऑर्गेनाइजेशन अगर इंस्टीट्यूशनली करप्ट है और जनरल $2-2 के लिए बिक रहे हैं तो उसको खरीद क्यों नहीं लेते, राइट? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, क्योंकि वो गजल है ना, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है, हमारा 53 मिनट्स हो चुके हैं अभी। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, मैंने पाकिस्तानी आर्मी के साथ के सामने मैंने पाकिस्तानी आर्मी को फेस करा है, ठीक है। और आप पाकिस्तानी है, मैं माफी चाहूंगा, मुझे पाकिस्तानी आर्मी पसंद नहीं, ठीक है। लेकिन अगर कोई ये बोले कि वो आर्मी प्रोफेशनल नहीं है, तो ये मैं मानने को तैयार नहीं कि वो आर्मी प्रोफेशनल नहीं है, ठीक है। दैट आर्मी नोज व्हाट इट इज डूइंग, ठीक है। और आपकी जो जूनियर लीडरशिप है पाकिस्तानी आर्मी की, वो बहुत अच्छी है, ठीक है। वो सीनियर आके वो पॉलिटिकल पावर में, इख्तिदार में आ जाते हैं, फिर वो चले जाते हैं, फिर प्रेसिडेंशियल पैलेस में 3-3, 4-4 बंदे, फिर वो दिक्कत हो जाती है, बिकॉज पॉलिटिक्स विल करप्ट एनीबडी। पॉलिटिक्स में जो जाता है वो बड़ी मुश्किल से बच पाता है, वो करप्ट हो ही जाता है। मैं पाकिस्तानी आर्मी को मैंने ऑपरेट करते भी देखा है, ठीक है। ये मैं आपको प्रॉपरली ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं। इसके ऊपर मैं पूरा नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर वो बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, पर मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि सील टीम 6 एबटाबाद में आई और पाकिस्तानी फौज को पता नहीं था। मैं आपको बताता हूं मैं क्यों कह रहा हूं। ये जो पूरी कहानी है ना, ये जीरो डार्क 30 और ये सब जो पिक्चरें बनी हैं कि पाकिस्तानी फौज को हवा नहीं थी, मुझे पता है पाकिस्तानी फौज की क्या कैपेबिलिटीज हैं और क्या नहीं है। तो कोई ये बोले कि सील टीम 6 आई, राइट, सील टीम 6 आई, सील टीम 6 ने पीएमए काकुल की नाक के नीचे, राइट, पीएमए काकुल की नाक के नीचे उसने ऑपरेशन करा 45 मिनट के, गन फायर हुआ, धमाके हुए, एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उसके बाद वो वापस उड़ के अफगानिस्तान चले गए अपने बेस पे और पाकिस्तानी फौज को पता नहीं चला। आई एम सॉरी सर, मुझे ये हजम नहीं होता, बिकॉज आई नो अगर कोई और ना, कोई कोंगो शोंगो की फौज होती या कोई माफ करना, मैं आइवरी कोस्ट की या पोपा न्यू गिनी की फौज होती तो हो जाता। पाकिस्तानी आर्मी इतनी गई गुजरी है कि उसको पता नहीं चला। अब मैं आपको बताता हूं मेरा क्या इसमें, जिसको कहता है ना, मेरा क्या एनालिसिस है इसमें। किसी ना किसी को वो $25 मिलियन जो हैं, जो ओसामा का अवार्ड था, उसके हेड मनी थी ना ओसामा की $25 मिलियन, उनकी वेबसाइट पे है जी, ठीक है। किसी ना किसी को इंफॉर्मेशन लीडिंग टू द किलिंग और अरेस्ट ऑफ ओसामा बिन लादेन, इंफॉर्मेशन लीडिंग टू द अरेस्ट और किलिंग ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ओसामा बिन लादेन, वो पैसा किसके पास गया? मैं आपको बता रहा हूं कि ये डिलिबरेट था। तो ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि पाकिस्तानी फौज को पता नहीं था। और मैं फिर आपको बोल रहा हूं, आपका
आपके जो जूनियर लीडरशिप है वो कारगिल में भी ना, इट एक्वेटेड इटसेल्फ वेरी वेल। जो आपकी जूनियर लीडरशिप है, जो आपके कैप्टन हैं, मेजर्स हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल्स हैं, कर्नल्स हैं, राइट, दे एक्वेटेड देमसेल्व्स विद लॉट ऑफ ऑनर एंड लॉट ऑफ करेज इन कारगिल वॉर। हमारे टाइम का तो कारगिल ही वॉर है, हमने तो 71 में तो पैदा भी नहीं हुए थे हम, ठीक है ना। लेकिन द प्रॉब्लम इज विद द सीनियर लीडरशिप। अच्छा, दूसरी एक और चीज है कि जहां जहां अमेरिका को लगता है वहां वहां अमेरिका करता है। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका पाकिस्तान को पूरी तरीके से अपसेट नहीं कर सकता, क्योंकि अभी भी आपके बिन कासिम पोर्ट से सामान जाता है। आपका पूरा जो वहां पे कोलिशन फोर्सेस हैं, अमेरिका तो एक दिन हाथ झाड़ के निकल जाएगी अमेरिका, जिस दिन उनको लगेगा कि अफगानिस्तान में उनका एंड रिजल्ट मिला नहीं मिला, जिस दिन बोला उस वन डे इट विल गो ना, इट्स नॉट देयर परमानेंटली। ऐसा तो नहीं कि 100 साल के बाद भी अमेरिका वहां पे रहेगा। एक दिन अमेरिका, पहले भी अमेरिका कर चुका है। अमेरिका हैज डन दैट इन द पास्ट व्हेन द सोवियट्स लेफ्ट। अमेरिका ने एक दिन हाथ झाड़ा, बोला कि ठीक है, थैंक यू। तो अमेरिका के साथ जो भी रिलेशनशिप है, जो लोग कहते हैं ना आज पाकिस्तान में, कहते हैं कि जनाब आप, हम लोग सफर कर चुके हैं, आप अमेरिका के खेमे में जा रहे हैं, आपको नहीं पता अमेरिकन धोखा देंगे। आपका अमेरिका हमें धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि हम पैसा देके खरीद रहे हैं अमेरिका से। अमेरिका हमारे ऊपर कोई फेवर नहीं कर रहा। अमेरिका को माल बेचना है, हमारे पास पैसे हैं, ये हमारा रिलेशनशिप है। एक की दुकान है, एक ग्राहक है। वो पर अगेन सर, वो मुझे आंसर नहीं मिला कि इतनी करप्ट इंस्टीट्यूशन उसके जर्नैलों को खरीद क्यों नहीं लेते, इसलिए कि स्ट्रेटेजी। मैंने आपको बताया ना, तो सर पर देखें, मैंने सुनी, पर 20 साल के बाद भी तो देखें, जिस तालिबान को पाकिस्तान पहले दिन से कह रहा था, आज उसी तालिबान के साथ इंडिया भी बात कर रहा है, अमेरिका भी बात कर रहा है, और अमेरिका खुल के कह रहा है कि पाकिस्तानी जर्नैलों ने बेसिकली हमारे कमर में स्टैब किया, हमारे साथ डबल गेम किया, हमारी बात नहीं मानते। तो देखिए, जिससे आप पैसे लेते हैं उसके सामने आप फिर आंखें नहीं दिखा सकते। तो ये तो मतलब मानने वाली बात नहीं है कि अगर जर्नैल करप्ट नहीं, अतर जी, हिलरी क्लिंटन जब पाकिस्तान आई थी, उसने क्या बोला था जब केरी लूगर बिल के ऊपर बात हुई थी? उसने बोला था कि, उसने ये बोला था, और उसने हामिद मीर को बोला था, उसने हामिद मीर को बोला था कि जरूरी नहीं है कि आप ये पैसा लें, आपको पैसा भी चाहिए, फिर आप अपसेट भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने हामिद मीर का इंटरव्यू मैंने भी देखा है। हामिद मीर को क्या बोला था? उसने यही तो बोला था कि यू डोंट हैव टू टेक दिस मनी, डोंट टेक दिस मनी। कैरी लूगर का पैसा नीचे मत लो यार, हमने कौन सा तुम्हारे गले के अंदर ही डाला है पैसा। दूसरी चीज है कि जो आपको क्या लग रहा है, कोई किसी के पास कोई पैसा नहीं दे रहा होगा। मैं आपको बोलता हूं ना, अलग अलग लोगों से अलग अलग चीजों का फायदा उठाते हैं। अब जो अमेरिका, देखिए, जो पैसा कमाया आसिम सलीम बाजवा ने, आप कह रहे हैं ना कि अगर इतनी करप्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसको पैसे देके क्यों नहीं खरीद लिया। मैं आपको बताता हूं कैसे खरीदा। आपका आसिम सलीम बाजवा साहब ने जो पैसा कमाया, सारा का सारा तब कमाया जब पाकिस्तानी फौज में थे, ठीक है। ये पापा जॉन वापा जॉन जो उनके भाई के खुद के नाम पे तो कोई नहीं रखता, सब बीवी के भाइयों के नाम पे ही रखते हैं। तो सब बाजवा, बाजको है, बाजको उनकी कंपनी है, बाजको क्या कर रही है, तो काम धंधा कर लिया, ठीक है। और आप एक बात बताइए, उनको अचानक इतने कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिल गए? उनको अचानक किस बेसिस पे आपने 125 पिज्जा के आउटलेट दे दिए? कौन सा उन्होंने बहुत बड़ा कोई कमाल कर रखा है? कौन से नॉन, बाजवा कोई नॉन केटरर है भैया, कोई नॉन, उसने कोई नॉन बिजनेसमैन है। वो खुद कहते हैं कि आई बिलोंग टू वेरी दिस थिंग, नॉर्मल फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली से आया, उनका खुद बयान है। फिर ऐसे ही तो अमेरिका खरीदता है आपके जनरलों को। आप क्या सोचते हैं कि 10-10 सूटकेस लेके जाएगा बाजवा साहब के घर पे? बाजवा साहब कैसे बने मल्टी मिलियनर? किस तरीके से? पाकिस्तानी फौज की जनरल की सैलरी कितनी होगी? जितनी इंडियन आर्मी की जनरल की होगी। कितनी होगी? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, और कितनी होगी? ऐसी होगी। आपके हमारे रुपए में थोड़ा सा फर्क है, हो सकता है आपकी ज्यादा हो, बट इफ यू इक्वलाइज एवरीथिंग, मोर और लेस, गिव और टेक 10, 50, 20, 25% वही सैलरी है। तो यही चीज है। आपने फायदा उठाया जनरल का, ठीक है, आपने फायदा उठाया जनरल का। आपने जनरल साहब को बोल दिया, जो करप्शन है ना पाकिस्तानी फौज में, आपने क्या करा कि एक तो इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन है कि भाई रिटायरमेंट के बाद फौजी फाउंडेशन जाओगे, वहां पे पैसा कमाओ, ठीक है। या प्लॉट मिलते हैं आपके यहाँ, सबके प्लॉट आपके यहाँ निर्धारित हैं। कर्नल को इतना मिलेगा क्लास बी सिटी में, ब्रिगेडियर को क्लास ए में मिलेगा, मेजर जनरल को इतना मिलेगा। राहिल शरीफ साहब को तो इस्लामाबाद में 93 एकर्स का प्लॉट उन्होंने दे दिया, 93 एकर्स का। अब 93 एकर्स का, यहाँ पे हमारे जितने भी आर्मी चीफ है ना, पिछले 10 आर्मी चीफ के पास टोटल मिला के 93 एकड़ नहीं होंगे बेचारों के पास। मेरा नहीं सर, इस्लामाबाद कहीं और अलॉट हुई होगी, इस्लामाबाद में तो इतनी जगह नहीं, किसी और जगह पे जमीन अलॉट हुई। सर मैं कह रहा हूं जंगल के बीच में दी। क्यों दी? वो फौजी जर्नैल है भाई, उसने कर दी मुल्क की खिदमत, उसका फर्ज था, उसको सैलरी मिली, कहानी खत्म। था कि हाथ जोड़ो जाओ। अच्छा,
ये देखें, इस पे भी अगेन वी एग्री टू डिसएग्री के मैं जिस तरह मैंने पहले कहा कि मैं आपकी बहुत सारी बातों से मुत्फिक नहीं हूं। अतर साहब, आप देखिए, आपकी जमीन है, आपका पैसा है, आप जर्नैल को दें, किसी को दें, मैं व्हाट कैन आई से, मैं इसमें कुछ नहीं कर चाहूंगा। अगले टॉपिक पे चलते हैं। होता उसमें ये है कि अगर आप एक हिस्टोरिक आर्ग्यूमेंट भी दें तो जो पुराने जुमाने में भी फौजें होती थी ना सर, उनका राशन और आम जनता का राशन डिफरेंट होता था। फौजी जब उनका पेट भरा हो तो तब भी वो अपने मुल्कों के लिए लड़ते हैं, दुनिया भर में होता है। आपको भी पता है कि आप खुद भी इंडिया में इस हवाले से आप तहरीक चलाते रहे कि वन पेंशन वन रैंक, उस हवाले से कि हमें जो मराहत मिलती हैं वो कम मिलती हैं, वो सही दी जाए। आपने एक वीडियो बनाई कि ऑफिसर्स को आप उसकी फैमिली को ला के बिल्कुल सड़क पे छोड़ देते हो, रिटायरमेंट के बाद शॉर्ट सर्विस वाले जो ऑफिसर हैं उनको 1 करोड़ रुपया दें। तो देखिए, ये तो वो सारे वही चीजें हैं जो पाकिस्तान आर्मी को मिलती हैं, आप उसी का मुतालबा कर रहे हैं और हमें क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं सर। नहीं अतर साहब, देखिए, किसी की हक की लड़ाई, ठीक है, किसी की पेंशन की लड़ाई, किसी की स्टेटस की लड़ाई, हमारी वन रैंक वन पेंशन, मैं देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें भी एक सबक है। मुझ पे, मैं एक शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर हूं, मुझ पे वन रैंक वन पेंशन अप्लाई नहीं होता, लेकिन मैं जाके जंतर मंतर पे बैठा अपने उन सीनियर्स के लिए जिन पे वो लागू, मुझ पे लागू नहीं, मुझे तो पेंशन नहीं मिलती फौज से। मैंने एनएफयू के बारे में बात करी, ठीक है, ये हक की लड़ाई है, पर आप कई 100 एकड़ किसी को जर्नैल को दें, ये हक की लड़ाई नहीं है। आप अगर सिपाही की बात करें, आप किसी कर्नल की बात करें, मेजर की बात करें, आप हवलदार की बात करें, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर की बात करें, मुझे बात समझ में आती है। जर्नलों की बात करें, ये मुझे बात समझ में नहीं आती। मैंने जो हक की लड़ाई करी, मैंने आम फौजी के लिए करी। मैंने किसी ये नहीं बोला मेरे जनरल को 100 एकड़ जमीन दे दो। सो यू कांट कंपेयर व्हाट आई एम सेइंग अबाउट शॉर्ट सर्विस ऑफिसर समथिंग एल्स। हम लोग रीसेटलमेंट की बात कर रहे थे उस वीडियो में कि शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स को आप रीसेटल करें, उनको आप उनको पैसा दें, आप उनको रीसेटल करें। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा नेशनल एसेट है ये। 1 करोड़ रुपया कह रहे थे ना सर, आप तजवीज कर रहे थे कि 1 करोड़ रुपया दिया जाए उनको रिटायरमेंट। हाँ, एक करोड़ रुपए में से 30-40 लाख तो सरकार ले लेगी टैक्स, और ये वन टाइम पेमेंट है। देखिए, मैंने क्या बोला, मैं आपको बता देता हूं। मैंने ये बोला कि अगर वही बंदे को आप परमानेंटली रखते फौज में, तो 20-25 साल आप कम से कम रखते, उसको 25 साल, आप उसको 80-90 साल तक वो जिंदा रहता, आप उसको पेंशन देते, उसकी बीवी को पेंशन देते आप, तो आपके करोड़ों रुपए खर्च हो जाते, राइट। आज यंग ऑफिसर एक निकल रहा है, उसमें कई सारी बातें, उसकी उम्र कम करो सर्विस की, ठीक है, 10-12 साल 14 साल करे, तो ये एक काफी, ये बड़ा लंबा चौड़ा मामला है। बट आई वांट टू से दैट जो मैं स्टैंड बाय माय वर्ड्स जो करा था, मैंने किसी जर्नल की बात नहीं करी कि मेरे जनरल को एक हेलीकॉप्टर दे दो, एक BMW दे दो, नहीं। मैंने बोला मेरे फौजी को अच्छा मिलना चाहिए, जो यंगस्टर है उनको अच्छा मिलना चाहिए। अच्छा अच्छा सर, देखें, आसिम सलीम बाजवा साहब के हवाले से आपने ये कहा और बाद में बहुत सारे लोगों ने इसका क्रेडिट भी लिया कि ये स्टोरी पर ये बात तो यकीनी है कि सबसे पहले दस्तावेजात और डॉक्यूमेंट्स, चाहे उनकी सदाकत क्या है उसको डिस्प्यूट कर सकते हैं जनरल साहब जो भी है, पर सबसे पहले तो आपने ही किया और क्रेडिट भी आपको ही जाता है कि सबसे पहले तो आपने ये स्टोरी ब्रेक की। और बीइंग ए जर्नलिस्ट, मुझे अंदाजा है कि जब कोई भी जर्नलिस्ट हो वो कोई स्टोरी ब्रेक करे तो उसका क्रेडिट अगर कोई और लेने की कोशिश करे तो बंदे को थोड़ी सी तकलीफ भी होती है। देखिए, मैं तो एक जर्नलिस्ट नहीं हूं, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोलता हूं। ये लोग कहते हैं क्योंकि आई एम कंसल्टिंग विद रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। जर्नलिस्ट वो होता है जो स्टोरी ब्रेक करता है। मैंने आज तक रिपब्लिक टीवी में एक भी स्टोरी ब्रेक नहीं करी। मैंने अपने सो कॉल्ड मीडिया करियर में सिंगल स्टोरी ब्रेक नहीं करी, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन जर्नलिज्म। ना मेरा जर्नलिज्म का कोई दूर दूर से रिश्ता है। मैं तो अपने 2-3 प्रोग्राम्स है, मैं वो करता हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी डूइंग दोस प्रोग्राम्स। पहली चीज ये मैंने करी डिफेंसिव ऑफेंस में, यही चीज मैं कर सकता था रिपब्लिक मीडिया में, मैंने नहीं करी। मैं सीनियर कंसल्टिंग एडिटर हूं रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क का, मैं ये स्टोरी रिपब्लिक टीवी पे कर सकता था, मैंने नहीं करी। मैंने करी यूट्यूब चैनल पे डिफेंसिव ऑफेंस पे। क्यों? मैं आपको समझाता हूं। सब ये जो स्टोरी है ना, इसका, ये आसिम सलीम बाजवा की, राइट। हमने क्या मेंशन करा? अगर आपने वीडियो देखा होगा, उस वीडियो में हमने क्या बोला? हमने पापा जॉन बोला। हमने बलूचिस्तान जब सदर्न आर्मी कमांडर थे तब हमने उनकी 2-3 इंपोर्टेड कार्स की बात करी, राइट। और हमने मिडिल ईस्ट में हमने उनके रियल एस्टेट के बिजनेस की बात करी। जो नूरानी साहब ने बात करी, नूरानी साहब ने तो पीएचडी कर दी उसके ऊपर। अच्छा, दूसरी चीज यह है कि मेरे बोलने से पहले भी पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे ये चीजें चल रही थी। मेरे बोलने से पहले पाकिस्तानी सोशल मीडिया के ट्विटर हैंडल्स पे चैटर था कि आसिम सलीम बाजवा ने, मैं मिलेगा, मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा, उसमें था चैटर कि आसिम सलीम बाजवा ने ये करा है, ऐसा करा है, वैसा करा है, कि ये करप्शन के चार्जेस हैं, ये सब। और अगर आप नजम सेठी साहब का इंटरव्यू देखें,
जो आपके बड़े सीनियर सहाफी हैं, नजम सेठी साहब ने अपने ऑन रिकॉर्ड जाके बोला है, नजम सेठी साहब ने, कि जब वो सदर्न आर्मी कमांडर थे, पाकिस्तानी फौज में जब वो जनरल थे, तब उनके बारे में फौजी कहते थे कि आसिम सलीम बाजवा करप्ट है, और उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स में बात होती थी, एंड ही सेड कि मुझे, मेरे पास उसका वो है। नजम सेठी साहब ने बात बोली, तो इस तब तो वो सीपैक के नहीं थे चेयरमैन जब वो करप्ट थे, वो तो नहीं थे। और हमें इनके बारे में, ये हमारे रेडार में कब आई? हमारे रेडार तो बाद में आए, जब पीएमओ पहुंचे, ये सब जब हमें पता लगा इसके बारे में, तो हमने देखा कि ये बैजको क्या है। मैंने, बड़ा बड़ा अजीब सा नाम है। फिर पता लगा बैजको मतलब बाजवा कंपनी में। बाजवा तो ये अपनी साइड का बंदा है, बाजवा या तो इंडिया का होगा या पाकिस्तान का होगा। फिर हमने इन्वेस्टिगेट करा, बोला भाई ये तो भाई पाकिस्तान का है, बाजवा कौन है, जनरल है। फिर वहां से सुराग शुरू हुआ। इट टुक 2-3 मंथ्स टू इन्वेस्टिगेट। ठीक। अच्छा, बस मैं आखिरी 3-4 मिनट आपके लूंगा, टाइम काफी हो गया है। जी बिल्कुल। कि ऑब्वियसली आप ने कहा कि इस सिलसिले में तो आपको पाकिस्तान से मदद मिली, और पाकिस्तान के किस किस शोबे में आपके मददगार यहाँ पे बैठे हुए हैं, और भी हैं आपके बंदे पाकिस्तान में जिनसे आप इस तरह की चीजें निकलवाते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने पता नहीं क्या मेरे खिलाफ वो स्टोरी, वो मोहित पीरजादा साहब पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हैं, पता नहीं क्या अपना वो ना ग्लोबल विलेज पता नहीं कौन सा एक अखबार है उनका, तो उसमें वो डालते रहते हैं कि अब तो इंडियन खुलेआम कह रहे हैं और साजिश है, और ये साजिश कुछ नहीं है। देखिए सुनिए, इंफॉर्मेशन जो है ये ओपन है, ठीक है ना। अगर कोई, अच्छा एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, मैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तानी इंडियंस दोनों देख रहे होंगे, मुझे किसी पाकिस्तानी ने आज तक फैक्चुअली काउंटर नहीं करा वीडियो बना के या आर्टिकल लिख के। एक लफ्ज है जो बहुत पाकिस्तान में बिकता है जी, साजिश कर रहा है कोई। क्या साजिश कर रहा है ये नहीं पता, कैसे कर रहा है नहीं पता, लेकिन कर रहा है जी, साजिश है। पहली चीज, ये मेजर है, इसने फौज क्यों छोड़ी, इसने 5 साल नौकरी करी कि 7 साल नौकरी करी, इसका रंग काला है। मैं, यार तू रिश्ता ला रहा है मेरे लिए, रंग काला है, गोरा है, शादी करवानी है मेरी? यार बात यह है कि ये जितने भी लोग हैं ना, अब काफी लोगों ने करा कि कोई आए, जो इस तरह की बात करता है वो तो इंतहाई फजूल बात है सर, टू बी ऑनेस्ट। ये जातियात इस किस्म की, ये तो उनका मेंटल लेवल इस किस्म का, अगर किसी की आप शख्सियत के ऊपर इस घटिया हमला करें। आप मैं ये कह रहा हूं कि नहीं अतर साहब, मैं आपको बताता हूं कि आप हमला जरूर करें, ठीक है, आप हमला करें, आप जाती हमला भी करें, मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सब कुछ बोल, लेकिन डू इट विद अ लिटिल बिट ऑफ सोफिस्टिकेशन, थोड़ा सा क्लास होनी चाहिए, थोड़ा सा ऑफिसर लाइक OLQ बोलते हैं हम लोग फौज में। आप भी एक फौजी खानदान से, आपको पता OLQs बोलते हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, थोड़ा अफसर की तरह, यू नो। हम लोग, ये तो पानी है खैर, यू नो, ये दिस इज वाटर। मैं आपको कसम से बोल रहा हूँ, आप शक कर रहे हैं मेरे ऊपर, पानी है ये। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि थोड़ा सा ना, जैसे कि ऑफिसर होता है ना, लिटिल बिट ऑफ स्टाइल, थोड़ा सा क्लास, थोड़ा सा सोफिस्टिकेशन, ये करके वो ट्रक ड्राइवर टाइप का ये नहीं करना चाहिए इससे। अच्छा, इससे फर्क क्या पड़ेगा? ये किसको कह रहे हैं आप वैसे सर, ये किसने किया इसे? मैं नाम तो नहीं जानता बंदों का, आई एम नॉट अवेयर ऑफ द नेम, मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन काफी लोग पाकिस्तान में 8-10 लोग हैं जिन्होंने वीडियो बनाया कि जी ऐसा है, अपने आप को क्या समझता है, कोई कहता है गर्दन काट देंगे, वो काफिर है, गर्दन काट देंगे। मतलब काफिर बकरा छोड़ना हो जो तुम गर्दन काट दो, भी मैं यार बच्चों वाली बातें कर रहे हो, ये काट देंगे वो काट देंगे, तो और ये ऐसा है, और काफी ट्वीट्स वगैरह। देखिए इनसे मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसका रीजन है क्योंकि ये लोग जो ट्वीट करते हैं ना, एक तो इनकी फॉलोइंग नहीं है ट्विटर पे, देयर इज नो फॉलोइंग एट ऑल, नोबडी दिस थिंग। तो दूसरी चीज है कि जो वीडियोस बनाते हैं इनकी भी फॉलोइंग नहीं है। डिफेंसिव ऑफेंस का 1 मिलियन टच कर रहा है, ऑलमोस्ट टच कर जाएगा अगले महीने 1 मिलियन, फिर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो हमारे जो भी वीडियोस हैं, अगर हमारी, मैं पाकिस्तानियों से यही कहना चाहता हूं जो देख रहे हैं कि साहब अगर हमारी रिसर्च में गलती है तो आप फैक्ट पे बात करिए। साहब मेजर साहब आपने गलत बोला है, झूठ बोला है, ये कागज है, आप झूठ बोल, वो कोई नहीं बोल रहा, वो बोल रहा ये बंदा ऐसा है, वो इसकी हाइट ज्यादा नहीं है, ये काला, यार जैसे अपने खानदान का रिश्ता ले रहा हो। अच्छा, हाइट मेरी काफी ठीक है भाई। देखो कितनी हाइट है सर वैसे आपकी? 178 सेंटीमीटर्स। फुट में कितनी होगी ये? फुट में नहीं पता मुझे, बट 178 सेंटीमीटर्स मेरे इंडियन आर्मी के आई कार्ड पे लिखा था, इसलिए मुझे याद है। मैंने नाप ही नहीं, 178 सेंटीमीटर, आई डोंट नो, 6 फुट के करीब होगी ये, 6 फुट? नहीं 6 फुट नहीं, 6 फुट से कम है, 6 फुट से कम हूं मैं, 6 फुट नहीं हूँ। 5'10.5", 5'11" के दरमियानी में
ओके ओके ओके, वो थोड़ा थोड़ा अपने आप को खुश करने के लिए मैं थोड़ा सा पंजे के ऊपर खड़ा हो जाता हूँ ना, कभी कभी झूठ बोल नहीं देता हूँ अपने आप से थोड़ा सा। 5'10" से ऊपर इज अ वेरी डिसेंट हाइट। मेरी भी इससे थोड़ी सी ज्यादा है, मेरी 6 के करीब है, पर इसी के उसमें है। तो नहीं, ये बड़ी अच्छी। अच्छा सर, मैं बस आखिरी एक दो सवाल है आपसे। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अब आपने जिक्र किया, हमारे इंडिया का भी जिक्र हुआ, इंडिया की इकोनॉमी का भी जिक्र हुआ, और एक तरह से आपकी बातों से ऐसा लगा कि आप समझते हैं कि मोदी जी जो है वो ठीक परफॉर्म कर रहे हैं, और आप साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि वो दोबारा आ जाएंगे इलेक्शंस जब दोबारा होंगे। अगर इंडिया की 100%। इकोनॉमी की आपने बात की, आपने कहा हमारे जो सारे स्टैट्स हैं, फिगर्स हैं, जो बेसिक्स हैं, वो बड़ी अच्छी हैं, जिसकी वजह से मोदी जी को एडवांटेज है कि ये दोबारा बाउंस बैक करेगी हमारी इकोनॉमी। पर अगर आप इनकी बेसिक्स की तरफ जाएं, इकोनॉमी की तरफ जाएं, तो उसका बहुत बड़ा क्रेडिट मनमोहन सिंह साहब को जाता है। उन्होंने रिफॉर्म्स, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की। तो मैं ये चाहूंगा कि इसमें आप मुझे डिप्लोमेटिक आंसर ना दें, वे जो है ना अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, अगर इन दोनों वजीर आजमों से में से आपने चुनना हो तो कौन सा वजीर आजम बेहतर है, मोदी जी बेहतर है या मनमोहन सिंह साहब बेहतर थे? दो चीजें हैं कि मनमोहन सिंह वॉज अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट, और बिल्कुल आपने ठीक बोला कि उस समय कांग्रेस का रूल था, और जब लिबरलाइजेशन हुआ इंडिया का 1991-92 की बात है, तब तो हम कॉलेज में थे। तो ये मनमोहन सिंह का ही ब्रेन चाइल्ड था, राइट। ये मनमोहन सिंह का ही ब्रेन चाइल्ड था, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि उस समय तो मोदी जी चीफ मिनिस्टर भी नहीं थे, उनका कोई जानता नहीं था, उनको ज्यादा लोग नहीं जानते थे उनको। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के हैं वो, तो उस समय कार्यरत थे आरएसएस में। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि मनमोहन सिंह और भी लोग थे, प्रणब मुखर्जी थे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, ऑनरेबल श्री प्रणब मुखर्जी जी, ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द पीपल। सो कांग्रेस पार्टी के दो चार स्टालवर्ट थे जिन्होंने मिलकर करा, बट अंडर द दिस थिंग, और ये पूरा जो मामला हुआ ना। अच्छा, मनमोहन सिंह जी उस समय शायद, आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ही वाज द फाइनेंस मिनिस्टर, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट रिमेंबर, मुझे ऐसे याद नहीं है, बट ही वाज दिस थिंग, बट डेफिनेटली ही वाज वन ऑफ द आर्किटेक्ट्स ऑफ दिस रिफॉर्म, राइट। ये मैं मानता हूं। और आपकी नजर में इंडिया के लिए आपको कौन सा पसंद है? मैं आपका पूछूं, इसके आर्ग्यूमेंट्स तो लंबे हैं दोनों साइड्स के। मैं ऐसे हाँ कि अगर आपको हाँ, एक चूज करना पड़े तो आप किसको चूज करें? आई थिंक, मैं ये समझता हूं कि आज तक नरेंद्र मोदी हैज बीन इंडियाज बेस्ट प्राइम मिनिस्टर। उसका रीजन है, ठीक है, आई थिंक नरेंद्र भाई मोदी इज इंडियाज बेस्ट प्राइम मिनिस्टर टिल डेट। दिस इंक्लूड्स जवाहरलाल नेहरू, दिस इंक्लूड्स एवरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। उसका रीजन है, अब देखिए आईआईटी आईआईएम तो जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे हुए शुरू, तो उन्होंने भी सब प्राइम मिनिस्टर्स ने कंट्रीब्यूट करा है। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि नहीं उन्होंने कुछ नहीं करा और सारा मोदी जी ने करा है, वो भी लोग गलत कहते हैं। आपके हर एक प्राइम मिनिस्टर ने, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, सबने बहुत कंट्रीब्यूट करा है। इंडिया ऐसे नहीं अचानक 2014 में आके इतना बड़ा बन गया कि उसके पहले बिल्कुल गांव था, फिर अचानक 2014 महीने वो शहर बन गया, ऐसा नहीं है। कंट्रीब्यूट उन्होंने बहुत करा है, लेकिन आई वुड गिव माई वोट टू मोदी। देयर इज अ रीजन, ही अंडरस्टैंड्स इंडिया, ठीक है। वो बंदा करप्ट नहीं है। आज तक ऑपोजिशन ने जो भी बोला है ना, चिढ़ के बोल दिया किसी के बारे में, एंड में कुछ नहीं निकला। उस बंदे के पास वो दो कपड़े थे, वो दो कपड़े लेके अहमदाबाद चला जाएगा किसी ना किसी दिन, जिस दिन प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा नरेंद्र मोदी, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज, ही इज कमिटेड पर्सन। और ज्यादातर आप आरएसएस वाले लोग देखें, आपको बहुत दिखेंगे जो आइडियोलॉजिकली बहुत कमिटेड किस्म के लोग हैं। और इसमें आपके न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, इसमें आपके एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, इसमें आपके डॉक्टर्स हैं। तो वो सर, ये अब आरएसएस के हैं ये साइंटिस्ट और न्यूक्लियर, मतलब ये कह रहे हैं आप? हाँ, आपके शुरू से आपके नासा में जो साइंटिस्ट बैठे हैं इंडिया के, वो कितने आरएसएस के हैं। आपके जो टॉप आपके डॉक्टर्स हैं यूएस में, कितने इंडियन डॉक्टर्स हैं वो आरएसएस के हैं। आरएसएस इज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज स्वयंसेवक संघ। स्वयंसेवक मींस इट्स अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो एक आरएसएस का, जो आरएसएस के बारे में आपको बताया है पाकिस्तान, आपने आरएसएस के ऊपर कोई किताब पढ़ी है? मैंने आरएसएस पे कोई किताब नहीं पढ़ी। मैं एक काम मैं भेजूंगा आपको, आप देखिएगा एक बार, आप पढ़िएगा। बिकॉज वो आप इमरान खान के ट्वीट, इमरान खान ने भी नहीं पढ़ी, वो ना ट्वीट करते रहते हैं आरएसएस फलाना फाशिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आरएसएस में कोई कमी नहीं है, लाख कमियां जरूर होंगी आरएसएस में, मना नहीं कर रहा कि इट इज नॉट कि सब दूध में धुले आरएसएस के, हर जगह एक जैसे बंदे नहीं होते। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि देयर आर सो मेनी पीपल, व्हेन आई से न्यूक्लियर साइंटिस्ट, आई डोंट मीन जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स पे काम कर रहे हैं, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर फिजिसिस्ट जो पढ़ाते हैं, जो प्रोफेसर है ना उसके,
जैसे आपके परवेज हुदबोई साहब हैं, जो है ना आपके पाकिस्तान में बड़े मशहूर हैं, जी जी, राइट? भाई। सो हाँ, व्हेन आई से न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स, आई डू नॉट मीन न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो कि इंडिया के एटॉमिक प्रोग्राम में है। आई मीन न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स हु आर साइंटिस्ट्स हु टीच किड्स, जो बच्चों को ठीक। पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटीज, मेनी ऑफ देम। सो दे आर हाईली एजुकेटेड ऑल्सो। एंड सो बेसिकली क्या है कि मोदी जी का ये है कि ही हैज माई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एज अ सिटीजन। मेरा ठीक। एक वोट है, मेरी औकात है एक वोट की है, लेकिन अगली बार जब मैं वोट देने आएगा, आई हैव फुल फेथ इन हिम एज एन इंडिविजुअल। ही इज टेकिंग इंडिया डाउन द राइट पाथ। और आखिरी चीज मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, ठीक है? हमने इतने स्कैम देखे, ठीक है? ये हो गया, ये हो गया, ये कोल स्कैम, ये स्कैम, उस स्कैम, दुनिया भर की चीज है, ठीक है? छोड़ के एक चीज जो कि हमारे कुछ सियासी पार्टियों ने बोला था, फिर उनको बेसिक समझने में तो गणित समझ में नहीं आती उनको, ठीक है? और मैं नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे, आई डोंट वांट टू मेक इट पॉलिटिकल, ठीक। ठीक। बट इवन द सुप्रीम कोर्ट थ्रू इट आउट। सुप्रीम कोर्ट सेड, क्या बकवास कर रहे हो यार इसमें, मैं राफेल की बात कर रहा हूँ, क्या बकवास कर रहे हो, है ही नहीं इसमें कुछ, आउट। ठीक। अच्छा सर, यहाँ पे मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, मैंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का तो पूछा, मोदी जी का आपने कहा वो मेरे फेवरेट हैं। जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब, वो उनकी इनॉग्रेशन सेरेमनी पे वहां पे वो गए भी, और लग रहा ऐसा था कि उनका वर्किंग रिलेशनशिप थोड़ा अच्छा है। मोदी जी जहाज से जाते हुए अचानक एक दिन लाहौर भी उतर गए, उनसे मिले भी वहां पे। तो पाकिस्तान में इस वक्त जो मौजूदा क्यादत है वो बेहतर थी इंडिया के लिए, या जो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी वो बेटर थी इंडिया के लिए, रीजन के लिए, पीस के लिए? देखिए, पाकिस्तान के साथ कभी पीस हुआ नहीं 72 सालों में। तो जो लोग अमन की बात करते हैं, झूठ बोलते हैं अपने आप से, दूसरे से नहीं बोलते, खुद से झूठ बोलते हैं। अगर मैं ये कह दूं कि नहीं साहब, ये गारंटी है कि कभी पाकिस्तान के साथ दोबारा जंग नहीं होगी, तो ये झूठ है। ये ऐसी बात नहीं है। मुझे नहीं पता, मैं ये नहीं कह सकता होगी होगी, और मैं ये भी नहीं कह सकता कि नहीं होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, जो लोग कहते हैं साहब नवाज शरीफ है, वो मेरी बात भी चल रही थी ना आरजू की शो में, आरजू ने बोला कि साहब आप इसलिए नवाज शरीफ बहुत चाहता है इंडिया का, यानी इंडियंस बहुत पसंद करते हैं क्योंकि नवाज शरीफ की इन्वेस्टमेंट बहुत है इंडिया में। एक ये भी पाकिस्तान में मौजूद चला। तो मैंने आरजू जी से यही बोला, मैंने बोला आरजू जी कितना पैसा है नवाज शरीफ के पास, कितना है? 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन है पैसा कितना नवाज शरीफ के पास? अगर नवाज शरीफ सब कुछ बेच दे, अपनी स्टील की मिल, अपनी प्रॉपर्टी, अपना जो भी पैसा, जो पनामा में कहते हैं जो पैसा कमाए, सब बेच दे और वो इंडिया में डाल देना, ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है वो। तो ये सब लोग ना, नवाज शरीफ बड़ा क्लोज है क्योंकि नवाज शरीफ ने बड़ी इन्वेस्टमेंट करी, वो बेचारे के पास है ही नहीं, गरीब के पास पैसा। वो इंडिविजुअल लेवल पे रईस है वो, एज एन इंडिविजुअल ही इज वेरी रिच, बट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट उसके पास कितना पैसा है नवाज शरीफ के पास? कितना? 1 बिलियन, 2 बिलियन, कितना दे दिया उसने? इट्स नॉट इंप्रेसिव एट ऑल। इट्स नॉट दिस थिंग। अगर पैसे की बात नहीं, पॉलिटिकल सिनारियो में मैं बात कर रहा हूं कि जिस तरह मोदी जी उनके करीब लगते थे, उनसे मिले भी, और अब जो करंट रिजीम है या इमरान खान साहब की हुकूमत है, उनसे थोड़ी से रिलेशनशिप में हॉस्टिलिटी हमें नजर आती है, हॉस्टिलिटी। क्या आप नवाज शरीफ साहब बेहतर थे या इमरान खान साहब अब जो है वो बेहतर थे? इसलिए कि मोदी जी तो क्लियरली थिंक्स कि नवाज शरीफ साहब बेहतर थे। मुझे ऐसा लगता है कि भारत के लिए इमरान फायदेमंद है, मुझे ऐसा लगता है। मैं, अगर मोदी जी सोचते होंगे तो मैं इख्तलाफ रखता हूँ इस चीज से। मुझे लगता है इमरान खान, बिकॉज ना नवाज शरीफ क्या है कि नवाज शरीफ के पास डेमोक्रेटिक वोट था, ठीक है, ये सेलेक्टेड है बंदा अपना। तो हमारे लिए ये बंदा ठीक, ये देखिए, ये मोदी जी को रोज ट्विटर पे गाली देता है, ठीक है, मोदी फाशिस्ट, ये वो। मोदी जी ने आज तक जवाब देना ठीक नहीं समझा। अब खुद पाकिस्तानी गेस्ट्स इसको वो कह रहे थे, वो बीच में इमरान खान ने पता नहीं क्या बोल दिया था कि वो ओसामा बिन लादेन शहीद है, फिर उन्होंने बोल दिया कि ये नवाज शरीफ के पीछे इंडिया का हाथ है, उन्होंने बोला ना हाल ही में। तो बात यह है कि जब आप देखिए, नवाज शरीफ, चाहे उसको पता था नहीं पता था, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन था जब कारगिल की जंग हुई थी? नवाज शरीफ, राइट? जब एटमी धमाके हुए थे तब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन था? नवाज शरीफ, ठीक है। जब पाकिस्तान ने ट्विटर पे सेंचुरी मारी तब प्राइम मिनिस्टर कौन था? इमरान खान। तो आप एक बात बताइए साहब, एज एन इंडियन मुझे वो बंदा अच्छा लगेगा जिसने जंग करी है और जिसने धमाके करे हैं, कि जो ट्वीट करता है? मुझे तो इमरान खान ज्यादा अच्छा लगता है। पर सर उसमें ये भी है ना, जिस दिन अभिनंदन गिराया था उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान था। नवाज शरीफ साहब ने तो कभी नहीं गिराया इंडिया का कोई जहाज या कोई। देखिए सुनिए, नहीं ये ना, देखिए सुनिए, मैं एक बात आपको बताता हूँ। ये आप लोगों ने ये अभिनंदन को, शायद ये जो चूरन है, अपनी कौम को इतना बेच दिया अभिनंदन का चूरन, कि अभिनंदन के नाम के इतना चूरन बेच दिया। आपने एक जहाज गिराया तो क्या हो गया? क्या हो गया?
हमने पूरा मुल्क गिरा दिया, हम उसका गाना नहीं गाते, आप लोग एक जहाज का क्यों गाना? आप एक बात बताओ, छोड़ दो आप ये सब बातें, छोड़ो। इंडिया में एक मिनट अतर साहब अलाउ मी टू कंप्लीट। आपने बात छिड़ी है तो सुन भी लीजिए प्लीज। 16 दिसंबर इंडिया में छुट्टी नहीं होती। आप किसी सड़क में चले जाइए, बच्चे से पूछ लीजिए 16 दिसंबर को क्या हुआ था, कंफ्यूज हो जाएगा, उसको पता ही नहीं क्या हुआ। लेकिन पाकिस्तान में अभिनंदन एक जहाज गिरा के, क्योंकि मैं आपको बताता हूं क्यों ऐसा हुआ। क्योंकि ना गुड न्यूज का थोड़ा सा फुकदान है वहां पे, अच्छी खबरें नहीं आती पाकिस्तान में। तो एक अच्छी इंडिया का पायलट पकड़ लिया था अभिनंदन, उसको इतना जैसे वो फेंटते हैं ना मलाई को, फेंट के इतना बड़ा कर दिया, उसको फुला के रात भर फेंट के ना उसको निहारी पका दी आप लोगों ने पूरी अभिनंदन की। एक पायलट था तो क्या हुआ? 93,000 हमने पकड़े, हमने तो कभी गाना नहीं गाया इसका कि हमने 93,000 पकड़ लिया, हमने तो कभी नहीं बोला। इट्स ओके, जंग में चलता है, होता है। अभिनंदन का जहाज आपने गिरा दिया, वेल डन, इट्स ओके, वापस आ गया, थैंक गॉड। वो उस सिचुएशन में उसकी अहमियत थी सर, ऑब्वियसली। एनीवे, अब इसको मैं थोड़ा सा इसको कंक्लूजन की तरफ लेके आता हूँ। एक आपने पिछले दिनों सर एक व्लॉग किया था, उसमें इंडिया का जो वहां पे एमुनिशन बनता है, डिफेंस इंडस्ट्री है, उसमें कुछ चीजें ऐसी बनती हैं, आपने कहा कि वो सब स्टैंडर्ड है, दोस्त ममालिक को अगर हम कहते हैं किस्तों पे भी ले लो तो वो नहीं लेते, और आपने उसमें कहा स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं। इसी हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई थी तकरीबन 1.5-2 महीने पहले, तो इधर इंडियन दोस्तों ने मुझे बड़ी गालियां दी के, और एनसास राइफल जिसका आपने भी जिक्र किया, मैंने भी उसी राइफल का जिक्र किया, तो दोस्तों ने, इंडियन दोस्तों ने बड़े मुझे यहाँ पे प्यार मोहब्बत के कमेंट्स भेजे और बातें की। तो एक ये जो इश्यू है कि सब स्टैंडर्ड डिफेंस इक्विपमेंट का, और चाइना के साथ जिस तरह अगर बात करें, चाइना तकरीबन 60-70, कुछ लोग तो कहते हैं ऑलमोस्ट 80% वो अपना इक्विपमेंट खुद बनाता है। तो ये इसमें ये जो आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, इन रिफॉर्म्स को करके ये मसला हल हो सकता है सर? हाँ, क्यों नहीं हो सकता? हर एक मसला हल हो सकता है। हर एक मसला, दुनिया में ऐसा कौन सा मसला है जो हल नहीं हो सकता? इंडिया पाकिस्तान के अलावा हर एक मसला हल हो सकता है। देखिए मैं आपको बात बताता हूँ, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, ठीक है, वो मोदी जी के टारगेट में आ गया है, राइट? अब मोदी जी के टारगेट में उनके जो स्नाइपर स्कोप होता है ना, ऐसा जो प्लस घूमता है स्नाइपर का, वो आ गया, वो ठीक हो जाएगा। ये बात तो आज नहीं, मैंने तो बहुत पहले भी कही है। हमारे लोग बहुत अच्छे हैं ऑर्डिनेंस में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, दे आर वेरी गुड पीपल, दे आर हाईली टैलेंटेड पीपल, जो यंग इंजीनियर्स हैं उनके हाईली मोटिवेटेड है। लेकिन कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं। अगर ये स्ट्रक्चर, देखिए हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है आपको समझनी पड़ेगी। यही इंडिया का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो इसरो का मिशन मार्स भेजता है, ठीक है ना? वो भी सरकारी डिपार्टमेंट है, वो प्राइवेट नहीं है। आपने सुना ही होगा इसरो का मून मिशन, मार्स मिशन एंड ऑल दैट। तो इट इज, वो अमेरिकन सैटेलाइट स्पेस भेज रहा है, वो यूरोपियन कंट्रीज की 100 से 100 लगभग सैटेलाइट का एक साथ रिकॉर्ड भी बनाया उसने, गिनीज बुक के मैक्सिमम सैटेलाइट्स इन स्पेस। तो ये चीज है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। हम लोग एक इंडिया में, पता है हमारा एक कल्चर है, हम लोग कभी, जिसको कहते हैं ना घर का गंद, आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो घर में गंद होता है, झाड़ू लगाया ना, फिर उसको फेंका नहीं, उसको कारपेट के नीचे डाल दिया कि अगर दिख नहीं रहा ना तो फिर है नहीं। शुतुरमुर्ग जैसे होता है, शुतुरमुर्गी कहते होंगे उर्दू में भी ना, जो बड़ी चिड़िया होती है। हाँ, दूसरी चीज ये है कि यार अगर इतना गंद हमारे घर से निकलेगा तो नेबर क्या बोलेंगे, ये भी होता है। इंसान सोचता है ना, सोसाइटी में रहता है, समाज में रहता है, तो हम लोगों के यहाँ ये कल्चर नहीं है कि नेबर क्या बोलेंगे। नेबर, वी आर हार्डली इंटरेस्टेड इन नेबर क्या बोलेगा, उसकी वैल्यू है नहीं। सबसे पहले अगर हमें ठीक करना है तो हमें सबसे पहले, मैंने उसमें ये भी बोला कि कोई ये ना बोले कि इसमें किसी ने साजिश करी है। मैंने उसमें बोला वीडियो में कि हमें साजिश, ये नहीं, कुछ नहीं, हमारी गलती है, हमें ठीक करनी है और हम इसको ठीक कर देंगे, कहानी खत्म। ठीक, इतना बड़ा मुल्क है, इतने इदारे हैं, तो परफेक्ट तो कोई भी नहीं है। ठीक। अच्छा सर, आखिरी क्वेश्चन है आपसे कि आपने कहा कि आपका प्लेटफॉर्म जो जाती प्लेटफॉर्म है, डिफेंसिव ऑफेंस, जो आपका चैनल है, उसको मैं भी अक्सर देखता हूँ, पाकिस्तानी लोग भी बड़े देखते हैं, कई उसकी बड़ी उसकी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, पर उसको आप दोस्ती के बजाय नफरत फैलाने के लिए यूज करते हैं। मेरा क्वेश्चन पूरा सुन लीजिएगा। कभी आप कहते हैं शिया सुन्नी की लड़ाई करवा दो, और अगले 2 दिन के बाद आपके एजेंट पाकिस्तान के अंदर सड़कों पे निकल आते हैं, शिया काफर के नारे लगाने शुरू कर देते हैं। ये आप माने या ना माने, आपने ये कहा और उसके बाद पाकिस्तान में ये चीजें शुरू हो गई। तो उस प्लेटफॉर्म को सर आप दोस्ती के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल करते? जी, अतर साहब ऐसा है कि इसका जवाब थोड़ा सा तल्ख है, पता नहीं आपको पसंद आए ना आए, पाकिस्तानियों को पसंद आए ना आए। देखिए साहब, सच बोलना चाहिए, ठीक है? पहली बात तो डिफेंसिव ऑफेंस मेरा नहीं है, वैभव सिंह का है, मैं उसमें गेस्ट हूं। और
ओनर ऑफ डिफेंसिव ऑफेंस इज वैभव सिंह, नॉट गौरव आर्या। तो वैभव ओन करता है उसको। और दूसरी ये चीज है कि अगर हम बात करते हैं कि उसमें मैं ज्यादा इसलिए आता हूं क्योंकि वैभव का घर मेरे घर से बगल में ही है, तो वैभव के लिए भी कन्वीनियंट है, मेरे लिए भी कन्वीनियंट है। कभी इधर आ जाता है। आपने यही फ्रेम देखा होगा डिफेंसिव ऑफेंस में पीछे जी जी जी। तो हाँ, तो यही फ्रेम है, यही फ्रेम वो वैभव सामने बैठ के लगा देता है और हम लोग बातचीत कर लेते हैं। तो ऐसे तो उसका घर भी बगल में। कुछ फ्रेम आप देखेंगे जिसमें कि ब्राउन कलर का दरवाजा है, वो वैभव का घर है, तो कभी मैं वैभव के घर चला जाता हूँ, तो आसान पड़ता है। वैसे और भी गेस्ट आते हैं उसकी शो पे, मेरे अलावा कई सारे गेस्ट हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। पहली चीज तो वैभव का मेरा नहीं है। दूसरी चीज ये है कि मैं आपको जेन्युइनली बात बताऊं, तल का आपको मैं माइंड मत करिएगा दरअसल, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं। मुझे नहीं लगता कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कभी अमन हो सकता है। ये नामुमकिन है, नामुमकिन है। उसका रीजन है, ये सब लोग ना हिंदुस्तानी भी हैं और पाकिस्तानी भी हैं। मैं आम आदमियों की बात कर रहा हूं, आम लोगों की, राइट। ये हम लोग एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। यहां पे भी कई लोग अपने, इंडिया में भी लोग अपने आप से झूठ बोलते हैं। मैं अपने आप से झूठ नहीं बोलता। कैसे झूठ बोलते हैं साहब? वो आंख में आंसू लेके कि जिनने लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया ही नहीं। मैं छोड़ दो यार, तुम्हें भगा दिया था लाहौर से, क्या जमिया नहीं जमिया नहीं? वहां पे मौत हो गई, तुम कह रहे हो जमिया नहीं। तो जब पार्टीशन हुआ था उसमें हिंदू भी मारा गया, मुसलमान भी मारा गया। तो अगर कोई बोले कि सिर्फ हिंदू मारा गया, ऐसी बात नहीं है। सब मरे, सिख भी मरे, सब मरे वहां पे। तो जो नेबर थे एक दूसरे के साथ कई सौ साल से, जो एक ही गांव में रहते थे, जिनके बाप दादा एक साथ खाना खाते थे, त्योहार मनाते थे, उन लोगों ने एक दूसरे की गर्दनें काटी हैं। वो मुसलमानों ने हिंदुओं की काटी, हिंदुओं ने मुसलमानों की, सिखों ने भी काटी। ये सब मारकाट हुई है। पहली चीज, इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो ये इंडिया पाकिस्तान का जो पीस वाला मामला है ना, जो ये मैनेज हो सकता है। जैसे प्रेशर कुकर में सीटी होती है ना, उबाल आ रहा है लेकिन सीटी हो गई तो प्रेशर कुकर नहीं फटा, वो सीटी लगती रहेगी। पर इंडिया और पाकिस्तान में कभी भी अमन, परमानेंट अमन नहीं हो सकता। मैं आपको आखिरी एग्जांपल देता हूं, ठीक है। ये दुश्मनी इतनी गहरी है, इतनी ज्यादा गहरी है कि ये रिपेयर होने वाला, ये वो घाव नहीं है जो भर जाएगा। ये रिश्ता रहेगा, ये रिश्ता रहेगा, इससे खून निकलता रहेगा, इससे मवाद निकलता रहेगा, और कई जनरेशन तक मवाद निकलेगा। देखिए, हम तो ये कहते हैं कि मुझे कोई जो पाकिस्तानी आम आदमी, आम शहरी है, ठीक है, मेरे लिए उसके, मेरे दिल में उसके लिए कोई नफरत नहीं, क्योंकि मैं उसको जानता भी नहीं हूं। मैं तो जिससे मिला नहीं उससे क्या नफरत कर लोगे यार? मुझे उससे कोई लेना देना भी नहीं है बेचारे का। गॉड ब्लेस हिम, भगवान करे खुश रहे, उसके बीवी बच्चे सब खुश रहे, माँ बाप। मुझे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। मेरा सिर्फ ये है कि पाकिस्तान एज अ कंट्री एंड इंडिया एज अ कंट्री, राइट, 72 साल से तो अमन नहीं हुआ। और मेरे जीते जीते, जब तक मैं सांसें ले रहा हूं इस दुनिया में, मुझे नहीं लगता कि कभी अमन होगा। सो एनीबडी हु इज वर्किंग टुवर्ड्स पीस विद पाकिस्तान इज वेस्टिंग। देखिए, साफ सीधी बात है। हमने, मेरे वीडियो में मैंने नंबर दिए थे, घर के एड्रेस, ठीक है। अभी तक किसी ने ये नहीं बोला कि मेरे साहब आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने CNIC नंबर दिया था, मैंने रेजिडेंशियल एड्रेस दिया है उसका, जैश ए मोहम्मद का जो सरगना है, मौलाना मसूद अजहर का, जो मक्की है, मैंने मक्की का घर का एड्रेस दिया है। जो नंबर 2 है उसमें लश्कर तैयबा का, मैंने उसका मोबाइल नंबर दिया है, मैंने उसका CNIC नंबर दिया, मैंने उसका पासपोर्ट नंबर दिया, मैंने उसका घर का एड्रेस दिया। आप बोलो ना गौरव आर्या तुम झूठ बोल रहे हो। कोई एक बोले ये इसका नंबर नहीं है, मैं हल्फन कह रहा हूं ये इसका नंबर नहीं है, मैं कसम खा के कह रहा हूं ये इसका नंबर नहीं है, गौरव झूठ बोल रहा है। बोल, कोई नहीं बोल रहा झूठ, साजिश है, काफिर है, गला काट देंगे, यही बातें करते उल्टी। तो मैं कह रहा हूं कि साहब, ये जो दुश्मनियां है ना, ये इतनी ज्यादा चली गई हैं कि देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ पीस। मैं जानता हूं इंडिया में ये चीज बड़ी अनपॉपुलर होगी और मुझे सुनना पड़ेगा इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे भी वो फाख्ते उड़ाने वाले बड़े हैं ना, वो पिजन उड़ा देते हैं सफेद अमन की आशा वाले, यहाँ पे भी बड़े सारे हैं, ठीक है। बट सच्ची बात यह है कि अतर साहब, मैंने फौज में कोई ज्यादा लंबी नौकरी नहीं करी, राइट, पर मैंने अपने मैं माफी चाहूंगा आपसे फिर से, आई अपोलोजाइज टू यू कि मैं ऐसी बात कर रहा हूं अतर साहब, लेकिन मेरे कई भाई, कई दोस्त हैं ना, जिनका नाम नेशनल वॉर मेमोरियल में है। मेरे दिल में माफी नहीं है इस मामले को लेकर। पूरा हिंदुस्तान एक तरफ हो जाए, ठीक है। मैं बाकी आप, हम मिलेंगे, आप रूह अफ़ज़ा पीना, मैं विस्की पीऊंगा, ठीक है। आपको नींबू पानी पिला देंगे, ठीक है। मैं स्कॉच पी लूंगा, चीयर्स हम लोग कर लेंगे, आप अपने ग्लास से, मैं अपने ग्लास से। वो एट अ पर्सनल लेवल, सम ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड्स, मेरे कुछ आइडल्स हैं जिनको मैं बहुत एडमायर करता हूं, वो पाकिस्तानी हैं।
Please subscribe and share my channel.